नंबर 13 पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है जी? हैंड रेज करके कोई बता दे। जी अली जी हजरत। सर, आ रही है। जी जी सर। जी जी आ रही है आवाज। जी जी। ओके, क्लोज कर। अच्छा जी, हमने कल जो कुछ पढ़ा है उसमें किसी का कोई इश्यू को मसला है तो डिस्कस कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। आसान था। स्टैंडर्ड 210 जो था, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कोई उसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें टेक्निकल भी थी, खासकर कि रिकरिंग ऑडिट्स में क्या करना है, किन सिचुएशन में लेटर दोबारा लिखना है। उसके अलावा जब आप ये कहते हैं कि जी हम चेंज इन एंगेजमेंट डिमांड होती है, मैनेजमेंट कहती है जी इसको हाई एश्योरेंस की बजाय मॉडरेट एश्योरेंस यानी ऑडिट को रिव्यू में बदल दें, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। हमने पढ़ा कि अगर कोई कानूनी कबाहत ना हो और ऑडिटर समझता हो कि इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डू सो, तो ऑडिटर को ऐसे कर लेना चाहिए। और अगर वो ऐसे ना समझता हो कि जी कुछ स्कोप लिमिटेशन है उसको मैनेजमेंट लगा रही है और उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जी आप ऑडिट ना करें, रिव्यू दे दें, तो ऑडिटर ने अपनी लीगल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है कि उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अल्टीमेटली उस केस के अंदर जब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि आप चेंज इन एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर चेंज इन एंगेजमेंट एक्सेप्ट होती है तो आपको एंगेजमेंट लेटर दोबारा से लिख के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दोबारा से तय करनी है। ठीक है जी। यार इसको बंद नहीं कर देते? अच्छा जी, आज हमने ना चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करना है, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 13, ये मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने इन दोनों को इतने फासले पे रख दिया है। ये इकट्ठे ही होने चाहिए थे। ये चैप्टर नंबर 3 बना देते इसको, चैप्टर नंबर 13 को, तो ज़्यादा बेटर था। लेकिन क्योंकि वहाँ पर बार बार बात हुई थी थ्रेट्स की, सेफ गार्ड की, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी, तो लिहाजा इसको भी अभी साथ पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 13, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, जैसे किसी भी फील्ड के अंदर काम करने वालों के लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक होता है। जैसे इंजीनियर्स हैं वो साइट पे कैसे काम करेंगे, जैसे इवन डॉक्टर है उसका एक ज़ाब्ता अखलाक है, लॉयर है उसका एक ज़ाब्ता अखलाक है, इवन पॉलिटिशियन है उसका एक ज़ाब्ता अखलाक है। ख़ासकर जब इलेक्शन होते हैं तो उसने इतने दिन पहले कैंपेन छोड़ देनी है, ये काम कैंपेन में नहीं करना, ये नहीं करना, इस तरह ब्ला ब्ला। तो वो ज़ाब्ता अखलाक इसलिए बनाया जाता है कि जो काम किया जा रहा है वो काम किसी हैसल के बगैर अहसन तरीके से मुकम्मल हो जाए। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक है, जिसे हम प्रोफेशनल जिसे हम कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का जो हेडिंग है सबसे पहला, उसका मतलब ही ये है कि हमने कोड को कितना फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द accountancy profession are to work to the highest standard of professionalism, to obtain the highest level of performance, and to act in the public interest at all times. अकाउंटेंसी प्रोफेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना, यानी जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो ऑडिटर्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हैं, चाहे वो पब्लिक प्रैक्टिस में हैं, ठीक है, चाहे वो ऑडिटर हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं,
उन्होंने प्रोफेशनलिज्म के जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको फॉलो करना है टू अटेन द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस। और वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए परफॉर्मेंस का जो हाईएस्ट लेवल है वो अचीव करना है और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो मैनेजमेंट बनाएगी, वहाँ जो अकाउंटेंट्स होंगे वो बनाएंगे और जो पब्लिक प्रैक्टिस में अकाउंटेंट्स हैं वो उनको ऑडिट करेंगे। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनेंगी, ये किसी खास बंदे के लिए नहीं बनेंगी कि जी मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए बना दी, ऐसा नहीं है, ये जनरल पब्लिक के लिए होंगी। जरा अपने जहन में एक लिस्टेड कंपनी का कॉन्सेप्ट लें, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक आम जनरल यूजर्स के लिए जो है वो बन रही होती है। द कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 2019 में रिवाइज हुआ है, प्रोवाइड मेंबर विद authoritative guidance on minimum acceptable standard of professional conduct के कम अज कम जो स्टैंडर्ड हैं प्रोफेशनल कंडक्ट के कि मैंने कैसे बीइंग ऑडिटर बिहेव करना है। ये जो मेरे बिहेवियर की डेफिनेशन है ये प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिवाइज हुआ है 2019 में उसमें बताई गई है कि मुझे कम से कम ये वाला लेवल जरूर मेंटेन करना है। All chartered accountants are required to comply with the code of ethics। जब वो कह देते हैं ऑल तो इसका मतलब पब्लिक सेक्टर में है या पब्लिक प्रैक्टिस में है, उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स को अप्लाई करना है। ख्याल रहे अगर आप इसको सिर्फ ऑडिटर का कोड ऑफ एथिक्स समझकर पढ़ेंगे ना तो जगह जगह कंफ्यूजन होगी आपको। ये ऑडिटर और जो पब्लिक सेक्टर में बंदा है जो कि किसी जगह पे जॉब कर रहा है बैठा हुआ है उसका भी उसने भी ये कोड ऑफ एथिक्स जो है वो फॉलो करना है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो करना है। कोड ऑफ एथिक्स कह लें या इसको आप ये कह लें कि कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट एक ही बात है, लेकिन बहरहाल जो टाइटल दिया गया है वो कोड ऑफ एथिक्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। ठीक है, तो तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इसको कंप्लाई करना है। देयर माइट बी सर्कमस्टांसेस where laws or regulations preclude any accountant from complying with certain parts of the code। कहता है जी there might be circumstances where laws and regulation preclude का मतलब होता है मना करना। कहता है जी कोई ऐसे कवानीन हो सकते हैं आपकी कंट्री में जो आपको मना करते हो कि आपने किसी कोड को फॉलो नहीं करना। मतलब कोई मुल्की कवानीन के मुताबिक मुमकिन है कोई कोड एप्लीकेबल ना हो, ये कहना चाहिए। इन सच सर्कमस्टांसेस those laws and regulation prevail and the accountants shall comply with all other part of the code। कहता है कि जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो, कोड ऑफ एथिक्स कुछ और कह रहा हो, आपका कानून कुछ और कह रहा हो, तो फिर ये एक बात याद रखिएगा, ऑडिटिंग हो अकाउंटिंग हो हर जगह के ऊपर प्रिवेल क्या करेगा, प्रिवेल लॉ करेगा। ठीक है, और बाकी एरिया के अंदर वो कहता है जी जहाँ पर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहाँ पर एथिक्स जो हैं वो उसी तरह से अप्लाई करेंगे जैसे कि लॉ के मुताबिक अप्लाई होने हैं। ठीक है, तो वो लॉ में भी वही है वैसे भी वही है, वहाँ तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ लॉ कुछ और कह रहा है एथिक्स कुछ और कह रहे हैं तो वहाँ लॉ को फॉलो करना है आपने। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माइट encounter unusual circumstances in which the accountant believes that the result of applying a specific requirement of code would be क्या लिखा हुआ यार इधर से नजर नहीं आया, हाँ जी would be disproportionate or might not be the public interest। In these circumstances the accountant is encouraged to consult with a professional regulatory body। कहते हैं अगर आपको कोई कोड ऐसा लगे कि यार इसको फॉलो करने से जो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट होने से मुराद ये है कि ऑफ द कोड वुड बी डिस्प्रोपोर्शनेट, ये जनरल पब्लिक के लिए उनके इंटरेस्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है ये कोड इनकरेज करता है कि आप कंसल्टेशन कर लें। ठीक है, तो जहां पर आपको लगे कि कोड जो है उसको फॉलो करना जो है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग को डिस्प्रोपोर्शनेट कर देगा तो आप कंसल्टेशन कर लें। Although these rules apply to all chartered accountants,
The examination is primarily concerned with how the rule apply to chartered accountants in practice, for example external auditors और assurance provider। लो जी, बात उसने क्लियर कर दी। कहता है ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, ये सब के ऊपर अप्लाई होता है, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं। और अकाउंटेंट की डेफिनेशन याद है, हमने पढ़ी हुई है कि वो तमाम लोग जो किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं और वो बॉडी आईफैक की मेंबर है, उन तमाम लोगों को हम क्या कहते हैं? उन तमाम लोगों को हम अकाउंटेंट या प्रोफेशनल अकाउंटेंट कहते हैं। तो जब वो लिखता है ऑल्दो दीज रूल्स अप्लाई टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, के ये रूल जो हैं ये तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे अप्लाई होते हैं। लेकिन हमारा चूंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए जो हमारा एग्जामिनेशन है इज प्राइमली कंसर्न विद हाउ द रूल्स अप्लाई टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हैं उनके ऊपर प्राइमरली ये रूल कैसे अप्लाई होते हैं, चाहे वो ऑडिट कर रहे हैं, चाहे वो कोई और एश्योरेंस इंगेजमेंट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट अपना हाई एश्योरेंस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं या मॉडरेट एश्योरेंस में इन्वॉल्व है। ओके, तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। ठीक है जी, कोड एग्जिस्ट करता है, कोड एप्लीकेबल है, कॉन्ट्राडिक्शन हो कोड का लॉज का तो लॉज एप्लीकेबल हैं। ये कोड तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे अप्लाई होते हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन में जो कुछ पूछा जाएगा वो सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर या अदर एश्योरेंस प्रोवाइडर जो होंगे वो वाले अकाउंटेंट्स के ऊपर इनकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी। ओके, आगे आ गई द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं क्या? ठीक है जी, ये 5 प्रिंसिपल हैं। अगले पेज पे जाओ। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, पीछे जाओ। इन प्रिंसिपल्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंप्लाई करना। जब हम कहते हैं ना कंप्लाई करना, तो इसका मतलब ये है कि इनको फॉलो करना है। किसी जगह मेरा एक्ट ऐसा होगा कि मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूँ, किसी जगह मेरी वर्किंग ऐसी होगी कि मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूँ। तो बेसिकली किसी जगह मेरा एटीट्यूड ऐसा होगा कि मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूँ। तो दरअसल फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं, ये जो लिखा हुआ है ना 110.1A1, ये हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स है ना उनका सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है कि सेक्शन 110 सबसेक्शन 1A1। ठीक है जी, तो ऐसा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है इनका पता होना चाहिए। 5 प्रिंसिपल हैं जी। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, आगे चलो। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसके बाद प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। देखें, ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, इसके 2 पार्ट हैं। उनमें से जो एक पार्ट है वो इंडिपेंडेंट के ऊपर बात करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस को भी हमने मेंटेन करना है। और दूसरा पार्ट जो है वो जो अदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये वाले 5 इनकी बात कर रहा है। इंडिपेंडेंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर पूरा एक पार्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। ठीक है, लिहाजा इंडिपेंडेंस का भी आगे जाके जिक्र आएगा। और उसके अलावा जो 5 प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को जो मतलब हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए गए हैं, वो क्या क्या हैं? वो हैं इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इन 5 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के हमने ये डिसाइड करना है कि यार हमें अपना काम इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए करना है, एंड ऑफ कोर्स बीइंग इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी रहना है और इन 5 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हमने फॉलो करना है। तो पीछे जाए जरा, ये एक वन लाइनर डेफिनेशन है इनकी, ये देख लेते हैं। इंटेग्रिटी, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस, क्या लिखा हुआ है? रिलेशनशिप्स। सीधा रहना है, टेढ़ा ना होना। ठीक है, सीधे रहने से मतलब बेवकूफ होना नहीं है। सीधे रहने से मतलब यह है कि खामखा चीजों को उलझाना नहीं है, लफाजी नहीं करनी। ठीक है, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। प्रोफेशनल रिलेशनशिप और बिजनेस रिलेशनशिप क्या है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशनल, ये वाले सारे ये प्रिंसिपल जो है ना, ये तमाम अकाउंटेंट्स पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो कहीं जॉब कर रहे हैं या वो ऑडिट प्रैक्टिस में हैं। ठीक है जी, तो कहता है कि जी जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्हें अपनी डीलिंग में
स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होना चाहिए। नंबर 2, ऑब्जेक्टिविटी, नॉट टू compromise professional or business judgments because of bias, conflict of interest or undue influence of others। कि मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को हमेशा याद रखना है, ठीक है। एक कमांडो तैयार करते हैं ना, तो उसको बताया जाता होगा, मुझे नहीं पता, कि भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है, तो उसके वो बाकी फौजियों से डिफरेंट होगा। उसके दिमाग के अंदर एक बहुत ही फोकस किस्म का टारगेट दिया होगा कि भाई जो मर्जी हो जाए, तुमने अपने फोकस से नहीं हिलना, ठीक है। तो इसी तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, उसका भी ऑब्जेक्टिव डिफाइन है, उसने उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है। और ऑब्जेक्टिविटी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। जो आपकी जजमेंट्स हैं प्रोफेशनल और बिजनेस, उनके ऊपर कंप्रोमाइज ना किया जाए। मसलन मेरी जजमेंट ये है कि डेप्रिसिएशन, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, वो लेस चार्ज की गई, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर बैड डेट्स जो है, मेरी जजमेंट ये है, ये सही चार्ज नहीं की हुई, कम चार्ज की हुई। तो जब ये हुआ है, तो मैं अपनी इस राय को किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के साथ अपने रिलेशनशिप की वजह से ये ना हो कि मैं अपनी इस जजमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लूं और मैं कहूँ ठीक है जो इन्होंने किया हुआ है। नहीं, मेरी जजमेंट कहती है ये ठीक नहीं है। तो अगर मैं अपने रिलेशनशिप्स को और बाकी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए मैं कहूँ ये ठीक नहीं, इसे ठीक किया जाए, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम किया है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट, उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना जो आपकी जजमेंट्स हैं। बिकॉज ऑफ बायस, ड्यू टू, बायस का मतलब है कंप्रोमाइज नहीं करना आपने ड्यू टू किसी पर्टिकुलर बंदे की फेवर करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं कि जहां मेरा एक फायदा हो और उसके अपोजिट में किसी काम के लिए मुझे इख्तियार दे दिया जाए और वो इख्तियार, मेरा फायदा मेरे इख्तियार में हो। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये फर्ज करें गवर्नमेंट चीनी कमीशन बनाती है, शुगर कमीशन, तो उसके अंदर जो चीनी मिल के 2 मालकान उनको अपॉइंट कर देती है, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उनके खिलाफ तो इंक्वायरी हो रही है और वही कमीशन का हिस्सा है। तो कहा जाएगा कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से भी मैं, मतलब मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती कोई मुझे प्रेस करके, इन्फ्लुएंस करके मुझे कहे कि जी नहीं ऐसे कर दो, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा ना कर रहा हूँगा तो मैं ऑब्जेक्टिविटी के मुताबिक काम कर रहा हूँ। और अगर मैंने लोगों के प्रेशर में आ जाना है और अपने काम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेना है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर रहा। इनकी डेफिनेशन बड़ी तवज्जो से पढ़नी और याद करनी है। इनके अंदर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, अदरवाइज ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। आगे चलें। तीसरा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का है। यार ये देख लेना बच्चों को, मतलब नजर भी आ रहा है कि नहीं, हमने इसको थोड़ा सा नीचे कर दो बस। चलो बस। अच्छा जी, तीसरा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का। देखिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का ताल्लुक जो है ना वो आपकी एजुकेशन के साथ है, और ड्यू केयर का ताल्लुक जो है इस चीज के साथ है कि आप उस एजुकेशन को
कितना सीरियसली इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं प्रोफेशनली तो कॉम्पिटेंट हूँ और मुझे काम भी आता है। कॉम्पिटेंस में ये दोनों चीजें आ जाएंगी, क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है जी, तो मैं कॉम्पिटेंट तो हूँ, लेकिन अगर मैं काम ही तवज्जो से नहीं करता, मैं काम को प्रॉपर प्लान ही नहीं करता, मैं काम के ऊपर पूरा टाइम ही नहीं देता, तो इसका मतलब है मैं ड्यू केयर के साथ काम नहीं कर रहा। तो तीसरा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि ऑडिटर को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए और उसे उसके बिहेवियर के अंदर नजर आना चाहिए कि वो केयर के साथ काम कर रहा है। अच्छा, ये जो नॉलेज है ये सिर्फ अटेन नहीं करना, इसे मेंटेन भी करना है। इसका क्या मतलब है साहब? मेंटेन करने, अटेन करने का मतलब है जी आपने सीए पास कर लिया, आपने नॉलेज अटेन कर लिया, आपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी अटेन कर ली। उसे मेंटेन करने का क्या मतलब है? उसे मेंटेन करने का मतलब ये है कि हम अपनी एजुकेशन को साथ साथ अपडेट करते रहें, जो लेटेस्ट प्रोनाउंसमेंट आए उनको देखें, उन्हें पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, रिसर्च पेपर बनाएं, तो क्या होगा, आपका प्रोफेशनल नॉलेज मेंटेन भी हो रहा है। सो उसने लिखा हुआ है कि अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट, ये कितना आपने मेंटेन करना है और अटेन करना है, एट द लेवल टू इंश्योर दैट क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन मीन आपका क्लाइंट ही होगा। अब यहाँ ये वर्ड यूज होना शुरू हो गया, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जरा यहीं पर समझ लें, फिर आगे चलता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि ये जो एथिक्स हैं ये यूज हो रहे हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए भी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए ये यूज हो रहे हैं, चेक कर लो। अच्छा, तो अब जब इनकी एप्लीकेबिलिटी की वो बात कर रहा है तो उसका मतलब ये होगा, उसका मतलब ये होगा कि आपने एक खास ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं आपने उनको बेसिकली एड्रेस करना है। अच्छा, अब वो ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग पब्लिक सेक्टर में हैं, कुछ लोग पब्लिक प्रैक्टिस में हैं, यानी कुछ का आप ऑडिट करते हैं और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट उन कंपनियों में एम्प्लॉय हैं। तो जब मैं लिखूंगा क्लाइंट तो इसका मतलब है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस की बात हो रही है, और जब एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन लिखूंगा तो इसका मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर, यानी जॉब के ऊपर जो बंदा है, जहां वो जॉब करता है उसे एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, और क्लाइंट किसे कहेंगे, जहां मैं ऑडिट करता हूँ। अब जरा पढ़ें इसको, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज, कि इतना नॉलेज गेन करना है और मेंटेन करना है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन। अब जगह जगह एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज आपसे रिसीव करे बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेलेवेंट लेजिस्लेशन, कि जो और वो रेलेवेंट नॉलेज, ये ना हो कि कोई आपसे पूछे यहाँ की आप उसे अपना इंडिया की बात बतानी शुरू कर दें। तो रेलेवेंट नॉलेज के अंदर कॉम्पिटेंसी अटेन भी करनी है और मेंटेन भी करनी है। एक्ट डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। डिलीजेंटली का मतलब ये होता है कि पूरी तवज्जो से, ठीक है, पूरी तवज्जो से, डिलीजेंटली मतलब इन्वॉल्व हो के। ये नहीं है कि मेरे पास कोई चीज़ लेके मेरे को अच्छा ठीक है कर दें, साइन कर देते, ऐसे नहीं। मैंने डिलीजेंटली का मतलब होता है कि जब मैं किसी चीज़ को वेरीफाई कर रहा हूँ, सर्टिफाई कर रहा हूँ, या मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं उसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व हो के वो काम करूँ, तो उसे डिलीजेंटली कहते हैं।
तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर के अंदर ये दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं कि नॉलेज अटेन करना और मेंटेन करना, एंड नंबर 2 डिलीजेंटली एक्ट करना। चौथा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है एथिक्स के पार्ट 2 का, मैंने बताया पार्ट 1 में सिर्फ इंडिपेंडेंस के ऊपर डिस्कशन हुई है। जब फाइनल लेवल्स पे जाएंगे तो वो कोड ऑफ एथिक्स पूरा आपके सिलेबस के अंदर है, यहाँ सिर्फ रेलेवेंट पोर्शंस हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, कहता है जी टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है जी आप चाहे ऑडिट कर रहे हैं किसी का या आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, आपने जो इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। क्या करना है? उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। ये नहीं है कि आप ऑडिट करके आ रहे हैं या अपने घर जा रहे हैं तो रात को डाइनिंग टेबल के ऊपर आप अपने अब्बू से डिस्कस कर रहे हैं कि पापा मैं वहाँ ऑडिट पे गया हूँ, वहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, इतनी सेल है, इतनी उनकी मेजर पार्टियां ये हैं, बैड डेट्स हो गए। यू आर नॉट अलाउड टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इफ यू मेंटेन दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हम कहेंगे कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी के एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर क्या आ जाता है कि जी आप कानून के मुताबिक बिहेव करते हैं। ठीक है, ऊपर था ड्यू केयर का मतलब है काम आपने तवज्जो से करना है। यह है प्रोफेशनल बिहेवियर कि आप कानून के मुताबिक बिहेव करते हैं। आप कोई ऐसा बिहेवियर नहीं रखते कि जो गैर कानूनी हो, आपको ऐसा काम नहीं करते। लिहाजा पांचवा जो एलिमेंट है फंडामेंटल वो है प्रोफेशनल बिहेवियर। इसका मतलब क्या है? टू कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, कि आप लॉ को फॉलो करेंगे। एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट नोज और शुड नो माइट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन, कि कोई ऐसा काम करे कि जो प्रोफेशन को डिसक्रेडिट कर रहा हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिसक्रेडिट का मतलब होता है बदनामी का बास बने। ठीक है, उसे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके लिए मुनासिब ना हो वैसा करना। ठीक है, तो अगर आप इस बिहेवियर के साथ काम करते हैं कि आप लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और आप कोई ऐसा काम नहीं करते कि जो कि प्रोफेशन को डिसक्रेडिट करता है, तो इसका मतलब है यू आर वर्किंग विद प्रोफेशनल बिहेवियर। सो दीज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं कि जी आपने इनको फॉलो करना है। A chartered accountant might face a situation in which complying with one fundamental principle conflict with complying with one or more other fundamental principle. In such a situation, the accountant might consider consulting on an anonymous basis if necessary with। कहता है ये हो सकता है कि सम टाइम आप एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो तो दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है आप उसको बिट्रे कर रहे हो, फॉलो ना कर रहे हो। बिट्रे तो नहीं करना चाहिए, फॉलो ना कर रहे हो। सर ये कैसे हो सकता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन आप कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की, वो कॉन्फिडेंशियलिटी का तकाजा ये है कि वो इंफॉर्मेशन आपके पास अमानत है, आपने इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी, किसी को नहीं देनी। ठीक हो गया, आप मेंटेन कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो इंफॉर्मेशन ऐसी है, आप किसी क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, आपको 2 3 4 ट्रांजैक्शन ऐसी आपके सामने आई जिनमें ये बात कंफर्म हो गई कि मनी लॉन्ड्रिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का तकाजा ये है कि वो आपने किसी को बतानी नहीं। ठीक है, अगर आप किसी को बताते हैं तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर रहे हैं। ठीक है भाई, जब मैं बताता हूं तो मैं प्रोफेशनल बिहेवियर का फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो पूरा कर रहा हूं। एट द सेम टाइम जब मैं बताता हूं तो मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर रहा हूं। क्या हुआ? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल कंप्लाई हो गया, एक ब्रीच हो गया। तो कहता है जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करें? कहता है कि कंसल्टेशन करें, कंसल्ट करें, राय लें। किससे लें? कहता है जी अदर्स विद इन द फर्म और द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अगेन विद इन द फर्म, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी की बात हो रही है, ये उस अदारे की बात हो रही है जहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करता है। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो विद इन द फर्म आपके जो सीनियर हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनसे डिस्कस कर लें।
या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो जो आपके कोलीग्स हैं उनसे डिस्कस कर रहे हैं, या दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जो लोग कंपनी की ओवरऑल मैनेजमेंट के जिम्मेदार हैं उनसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अ प्रोफेशनल बॉडी लाइक SCCP है, ICAP है, उनसे डिस्कस कर रहे हैं। अ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है जी, SCCP रेगुलेटरी बॉडी है और ICAP जो है वो प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, उससे डिस्कस कर लें। या लीगल काउंसिल, COUNSEL वाला काउंसिल, ठीक है, आप अपना जो लॉयर है आपका, आप उससे बात कर, उससे पूछ लें कि भाई मुझे सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है तो अब क्या किया जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बताया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको इनमें से जो प्रॉपर ऑप्शन है वो लेके तो फैसला करना चाहिए। However, such consultation does not relieve the accountant from the responsibility to exercise professional judgment to resolve the conflict, or if necessary and unless prohibited by law or regulation, disassociate from the matter creating the conflict। कहता है ये कंसल्टेशन आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रोफेशनल जजमेंट की, कि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की किसकी रहती है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही की रहती है। अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, डिसएसोसिएट फ्रॉम द मैटर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट। और कहता है जी अगर जरूरी हो, अगर वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिजॉल्व ना कर पा रहा हो कंसल्टेशन के बावजूद भी, और कोई कानूनी कवाहत ना हो, कानून में ममानत ना हो, तो वो क्या कर सकता है, वो डिसएसोसिएट भी कर सकता है अपने आप को, ठीक है, ये लिखा है ना। एंड अनलेस प्रोहिबिटेड, तब वक्त के प्रोहिबिटेड हो, इसका मतलब है अगर प्रोहिबिटेड है तो वो ये काम नहीं करेगा, और अगर प्रोहिबिटेड नहीं है तो वो अपने आप को डिसएसोसिएट करने के बारे में भी सोच सकता है। फ्रॉम द मैटर क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ये ऐसे मैटर के ऊपर जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। आगे चलिए। ओके, अच्छा जी, अब बात होनी है हर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर स्पेसिफिकली। कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कशन कैसे की गई, पहले उस फंडामेंटल एथिक को डिफाइन किया गया, फिर फंडामेंटल एथिक्स को एक्सप्लेन किया गया, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, अब एक्सप्लेनेशन शुरू हो रही है। फिर ये डिस्कस किया गया कि इन फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं ये कब कब वो सिचुएशन जिनमें लगेगा कि ये पूरे नहीं हो रहे फंडामेंटल प्रिंसिपल, उन्हें हम थ्रेट्स कहें, वो सर्कमस्टांसेस जिनके तहत इनमें से कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा है, उन सर्कमस्टांसेस को थ्रेट्स कहते हैं। और फिर आखिरी पार्ट होगा चैप्टर का कि अगर थ्रेट्स हैं तो उनको सेफ गार्ड कैसे करना है, बीइंग ऑडिटर और एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उनको हमने सेफ गार्ड कैसे कर, सेफ गार्ड से मतलब कि हमारा काम भी हो जाए और फंडामेंटल प्रिंसिपल भी ब्रीच ना हो, वो सेफ गार्ड कहलाएगा। तो डेफिनेशंस होगी, अब हम एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, फिर आगे थ्रेट्स और फिर आगे सेफ गार्ड, बड़ी एक प्रॉपर तरतीब है चैप्टर की, ठीक है जी। उसने लिखा हुआ है कि जी a chartered accountant shall comply with the principle of integrity which require an accountant to be, ये हमने डेफिनेशन पहले कर दी है। इंटेग्रिटी implies fair dealing and truthfulness का जी इसका मतलब ये होगा, a chartered accountant shall not knowingly be associated with reports, returns, communications or other information where the accountant believes that the information is, कहता है जी इंटेग्रिटी का तकाजा ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जानते बूझते हुए वो ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे अकाउंट्स, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होगा, ठीक है, अगर वो वाली कम्युनिकेशन, वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी होगी, कैसी होगी,
contain a materially false misleading statement, कि उस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, मटीरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी या मिसलीडिंग होगी। ठीक है, मटीरियलिटी का आपको पता है कि वो इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करेगी, उस इंफॉर्मेशन को मटीरियल कहते हैं। तो अगर वो मटीरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन है, मतलब वैसे ही गलत है, सिरे से ही गलत है, ठीक है। मसलन आमतौर पर ये जनरल बात की गई है कि जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है पब्लिक ऑफरिंग के लिए, आईपीओ के लिए किसी कंपनी का, तो उसके अंदर ऑडिटर के 2-3 सर्टिफिकेट लगते हैं। तो अब अगर उन्होंने उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी ने गप्पे मारी हुई हैं, तो ऑडिटर को उसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, अपने आप को डिसएसोसिएट कर देना चाहिए। ठीक है, तो कहता है जी जब वो इंफॉर्मेशन मटीरियली फॉल्स हो, छोटी मोटी गलती चल जाएगी, लेकिन अगर मटीरियली रॉन्ग हो, या रॉन्ग तो नहीं है, मिसलीडिंग है। सर ये क्या बात हुई, रॉन्ग और कॉन्सेप्ट है ऑडिटिंग के अंदर, मिसलीडिंग और कॉन्सेप्ट। रॉन्ग का मतलब है आपने बात ही उलट कह दी, मिसलीडिंग का मतलब है आपने बात तो वही कही है, लेकिन उसको इस तरह से कह दिया कि अगला बंदा जो है वो मिसगाइड हो जाए। ठीक है, आपसे किसी ने एड्रेस पूछा, यार मैंने फलां घर फलां गली जाना है, तो एक तो ये कहें, आप उसे कह दें आप यहाँ खड़े हैं, आप कहें जी वो एड्रेस जो है वो लेफ्ट साइड पे है, आप उसे कहते हैं राइट साइड पे चले जाओ, ये क्या, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप उसे कहते हैं कि भाई जाओ लेफ्ट साइड पे ही, लेकिन पहले इधर जाओ फिर उधर जाओ फिर सीधे जाना फिर लेफ्ट हो जाना फिर आगे हो जाना फिर पीछे हो जाना, तो मेरा ये कही हुई बात उस बंदे के लिए मिसलीडिंग हो। मैंने फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन देने का वे ऐसा था कि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ और अगला बंदा मिसलीड हो गया। तो इंफॉर्मेशन अगर मटीरियली फॉल्स होगी या मिसलीडिंग होगी, तो हम कहेंगे इंटेग्रिटी के साथ काम नहीं किया जा रहा, अगर ऑडिटर ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है। नंबर 2, कंटेन स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रैकलेसली। रैकलेसली का मतलब ये होता है बेबुनियाद, किसी बेबुनियाद इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को अटैच करे ऑडिटर जो है, तो वो इसका मतलब है इंटेग्रिटी के साथ काम नहीं कर रहा। आमतौर पर जब हमारी एक जनरल लोगों की आदत है यहाँ पर कि वो लंबी लंबी, जिसे हम कहते हैं ना छोड़ते हैं, उसको कहते हैं रैकलेसली। ओके, ओमिट्स और obscures information required to include where such omission or obscurity would be misleading। या इंफॉर्मेशन वैसे ही ओमिट कर दे या ऑब्सक्योर कर दे। ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी चीज को छुपा लेना। ठीक है, तो कहता है ये वो ओमिशन या ऑब्सक्योरिटी जो है वो मिसलीडिंग नेचर की हो, तो उसके साथ ऑडिटर अगर अपने आप को अटैच करता है, तो हम कहेंगे वो इंटेग्रिटी के साथ काम नहीं कर रहा। ठीक है, इफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड्स अ मॉडिफाइड रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिपोर्ट रिटर्न। अब देखिए मॉडिफाइड की रिपोर्ट बात हो रही है, आपको पता है, अगर उसके बगैर यहाँ पड़ा होता तो पता नहीं, यही समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या है। कहता है ये फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड अ मॉडिफाइड रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिपोर्ट रिटर्न कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन, ही इज नॉट इन ब्रीच ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, तो वो इंटेग्रिटी को फॉलो करेगा, यानी इंफॉर्मेशन ऐसी के साथ वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करेगा। When a chartered accountant becomes aware of having been associated with information described above, the accountant shall take step to be अगर कहता है उसके नॉलेज के बगैर वो किसी ऐसी इंफॉर्मेशन से एसोसिएट हो जाता है, तो फिर उसे फौरी तौर पर ऐसा लाहेमल इख्तियार करना है कि वो उस इंफॉर्मेशन से डिसएसोसिएट, उस इंफॉर्मेशन से क्या हो, डिसएसोसिएट। तो इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि जी आपने जो है वो फेयर डीलिंग करनी है। ठीक है, और ट्रुथफुली जो है वो सारे का सारा काम करना है। ये याद रखना है, एक एक वर्ड बस याद रख लें, इंटेग्रिटी आगे लिख लीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, ये मिक्स हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर कि इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। बस ये याद रखेंगे ना,
तो आपको समझ रहेगी, मिक्सअप नहीं हो। ठीक है, ओके। इनके थ्रेड्स फिर आगे पढ़ेंगे और सेफ गार्ड भी उससे आगे जाएंगे। अभी सेकंड फेज में एक्सप्लेन कर रहा है ऑब्जेक्टिविटी। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट shall comply with the principle of objectivity, which requires an accountant not to compromise professional or business judgment because of bias। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस और अदर्स, ये ऑब्जेक्टिविटी को उसने डिफाइन कर दिया। ठीक है जी, तो इसके आगे लिख लें कि आगे बस सिर्फ इतना हिंट आप अगर लिख लेंगे ना, तो नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ लिख लें नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोफेशनल एंड बिजनेस जजमेंट। ठीक है जी, आपको याद रह जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज इस तरह से नहीं करना कि आपकी जजमेंट बायस हो जाए या किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लें। ठीक है, बायसनेस की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अगर आप जो है वो वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इसका मतलब आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर रहे। A chartered accountant shall not undertake a professional activity if a circumstantial relationship unduly influences the accountant's professional judgment regarding that activity। कहता मैं ऐसा काम ही नहीं लूंगा जहां मुझे लगे कि ये जो कोई मेरा ऐसा रिलेशनशिप है, फर्ज करें मेरा भाई किसी जगह जॉब करता है, तो मुझे ये लगे कि यार मेरा रिलेशनशिप वहाँ पर इस तरह का है कि मैं मैनेजमेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकूँ अगर मेरे से वो कल को कोई ऐसी बात कहें अकाउंट्स में करने के लिए। तो चूँकि मेरे भाई की जॉब वहाँ पर है, तो मेरे ऊपर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, तो मैं इनकार नहीं कर सकूँगा। तो कहता है कि ऐसा काम एक्सेप्ट ही ना। या तो आप उसको, वो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसको आप समझते हो कि जी मैं फेस कर लूँगा, मैं मैनेज करूँगा अपनी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को, तो फिर तो ठीक है। और अगर आपको लगे कि आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं कर सकेंगे, तो कहता है ऐसा काम मत करें, आगे चलो। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस ड्यू केयर व्हिच रिक्वायर्स। मैंने ये सारी रिपीट हो रही है बातें सारी, ठीक है जी। सर्विंग क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशनल कंपिटेंस, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ये मेंटेन प्रोफेशनल कंपिटेंस रिक्वायर्स किस तरह करना है आपने कि आपके सेमिनार्स होते हैं, ये हमारी सीपीडी एक्टिविटी होती है, कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से डिफरेंट सेमिनार्स हो जाते हैं, तो उसको उनको आप अटेंड करेंगे। इंस्टीट्यूट ने कुछ आवर्स मुकर्रर किए हुए हैं कि जी आपने इतने आवर ज़रूर स्टडी करनी है, या कॉन्फ्रेंसेस लेनी है, या आपने स्टडी पेपर पढ़ने हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी है, या आपने टीचिंग करनी है। ठीक है, मेरे तो आवर्स हमेशा टीचिंग की वजह से प्लस ही होते हैं, प्लस क्या बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जितनी रिक्वायरमेंट है ना, पता नहीं साल में 300 कितने की रिक्वायरमेंट है, तो उतने आपके अगर नहीं हैं तो इंस्टीट्यूट आपको वार्निंग करेगा कि जी आप अपने सीपीडी आवर्स जो हैं वो पूरे करें। आपने देखा होगा हाईएस्ट सीपीडी अर्नर इस तरह करके आता है उधर न्यूज़ लेटर के अंदर, तो वो लोग होते हैं जिन्होंने काम के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पार्टिसिपेट किया है, और उनके टोटल आवर्स इतने बन रहे हैं। Diligence encompasses the responsibility to act in accordance with the requirement of an assignment carefully, thoroughly and on time basis। Diligence का मतलब ये है, मैंने पहले भी आपको बताया। In complying with principle of professional competence and due care, a chartered accountant shall take reasonable step to ensure that those working in a professional capacity under the accountants have appropriate training and supervision। कि जो लोग आपकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है और वो प्रोफेशनली आपने उनको ट्रेन किया हुआ है। वेयर अप्रोप्रिएट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल मेक क्लाइंट, द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन और अदर यूजर ऑफ अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल सर्विसेज और एक्टिविटीज अवेयर ऑफ द लिमिटेशन इनहेरेंट इन द सर्विस ऑफ एक्टिविटीज। और अगर आप वो चीज़ें नहीं ले सके जो आप समझते हैं कि ज़रूरी थी,
तो फिर कहता है कम से कम जो लोग आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करने जा रहे हैं उनको अपनी लिमिटेशन जरूर कवर कर दें कि जनाब ये इंफॉर्मेशन जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये इन लिमिटेशंस के साथ है। कॉन्फिडेंशियलिटी है जी, ठीक है, मैंने आपको बताया सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जी आप सीक्रेसी जो है दैट इज प्राइम, ठीक है। अल्टीमेटली क्लाइंट जब आपको शुरू में आपसे एक रिलेशनशिप बनाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जनाब हमारे कंपटीटर भी आपके क्लाइंट हैं या हमारे फील्ड के और लोग भी आपके क्लाइंट हैं, तो आप जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये उनके कहने की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है जो कि कोड ऑफ एथिक्स के सेक्शन 114 में डिस्कस किया गया है। क्या है जी? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। एन अकाउंटेंट शैल कहता है जी सिर्फ ये नहीं है कि आपने अकाउंटेंट टू टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन acquired as a result of professional and business relationship, ठीक है। An accountant shall be alert to the possibility of inadvertent disclosure including in social environment। कहता है जी उसने अपने आप को अलर्ट रखना है, ठीक है, टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर का मतलब होता है ना चाहते हुए किसी जगह बात कर दी जाए बेमकसद। शादियों में आमतौर पर बैठे हुए हम लोग गप्पे मारने लग जाते हैं, ठीक है, तो ख्याल रखना है कि इन एडवर्टेंटली कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी, इंक्लूडिंग एन सोशल इन्वायरमेंट और पर्टिकुलरली टू ए क्लोज बिजनेस एसोसिएट और क्लोज और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। उन उस कंपनी के जो क्लोज लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या कंपटीटर्स हैं उनके साथ। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन विद इन द फर्म, कहता है फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर किसी क्लाइंट ने आपको काम देना है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, या आपको किसी जगह जॉब के लिए आपको इंटरव्यू किया गया, उन्होंने कुछ बातें आपको बता दी अपनी, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे कॉन्फिडेंशियल रखें। Not disclose confidential information acquired as a result of professional and business relationship outside the firm or implying or without a proper and specific authority unless there is a legal professional duty to disclose। जैसे एक ऑडिटर जब रिटायर होता है, दूसरा ऑडिटर उसको लेटर लिखता है, तो कहता है जो रिटायरिंग ऑडिटर है, जो नया ऑडिटर आ रहा है, उसको वो क्लाइंट की इजाजत के बगैर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का तकाजा है। Not use confidential information acquired as a result of professional and business relationship for the personal advantage। मैं खुद बिजनेस शुरू कर दूं, उनकी पार्टीज के परचेज के सेल के रेट देखकर तो खुद वो काम शुरू कर दूं, अपने किसी रिश्तेदार को करवा दूं, उन्हीं पार्टीज को टच करूं, उनके मेरे पास परचेज रेट मौजूद हैं, सेल रेट मौजूद हैं, तो मैं उन्हें थोड़ा सा रेट लो करके ऑफर कर दूं कि मैं सेम चीज़ आपको इस रेट में दे सकता हूं। तो ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी के तकाजे के अगेंस्ट है बात। नॉट यूज और डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इधर रिक्वायर्ड और रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप आफ्टर द रिलेशनशिप हैज एंडेड। ना सिर्फ जब तक आप ऑडिटर हैं तब तक, जब तक आपका रिलेशनशिप अगर एंड भी हो गया, मतलब आपको अब आप ऑडिटर नहीं रहे, तो आपको इजाजत नहीं मिल जाती कि कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करते फिरें, फिर भी आपने वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी जब रिलेशनशिप एंड हो गया उसके बाद, आफ्टर द रिलेशनशिप हैज एंडेड। ओके, टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट पर्सनल अंडर द अकाउंटेंट्स कंट्रोल, ठीक है, ना सिर्फ मैं जाती तौर पर बल्कि जो लोग मेरे कंट्रोल में हैं, मेरा स्टाफ है, वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी को ऑब्जर्व करें, मैंने ये चीज़ भी इंश्योर करी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से ये फैक्ट्स हैं जिनको कि ऑडिटर ने फॉलो करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी सर्व्स the public interest because it facilitates the free flow of information from the chartered accountant's client or employing organization to the accountant in the knowledge that the information will not be disclosed to a third party. Nevertheless, the following are circumstances where chartered accountant are might require। कहता है जी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर जरूरी हो तो वो डिस्क्लोज कर सकता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो तो वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है। कहता है जी वो सिचुएशन क्या होंगी जहां पब्लिक इंटरेस्ट होगा और हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकेंगे।
कहता है जी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अदर प्रोविजन ऑफ एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ प्रोसीडिंग। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट में मुकदमे चल रहे हैं नैब में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ आपको बुला लिया गया है, तो नेशनल इंटरेस्ट में आप चीज़ डिस्क्लोज कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंशियलिटी का फिर वो जो प्रिंसिपल है, हम उसे ब्रीच नहीं समझा जाएगा, क्योंकि आपकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। डिस्क्लोज टू द अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी और इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ लॉ टू कम टू लाइट, दैट कम टू लाइट। ठीक है जी, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके तवज्जो में आई है, उसको आपने हाईलाइट करने के लिए आप डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ एंड इज ऑथोराइज्ड बाय क्लाइंट और द एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर लिखा हुआ है अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी के अंदर, तो देयर इज ए प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कहता है ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है या आपके पास राइट टू डिस्क्लोज है जब आपको लॉ में कोई ममानत नहीं है। ठीक है, बाय लॉ टू कंप्लाई विद क्वालिटी रिव्यू ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। ये देखिए कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जब इंस्टीट्यूट के लोग मेरा करने आते हैं तो वहाँ उनके पास एक राइट है, तो वो मैं उनको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता हूँ। टू रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एससीसीपी ने मुझे कोई लेटर लिखा, मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, तो उस इन्वेस्टिगेशन के रिस्पॉन्स में मैं जो है वो ICAP के यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसके रिस्पॉन्स में मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया तो उसको डिफेंड करने के लिए मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकेगी मैं डिस्क्लोज करूंगा। टू कंप्लाई विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग एथिक्स रिक्वायरमेंट, एथिक्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए अगर आपको कुछ चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ती है तो आपको इजाज़त है। ये वो इश्यूज हैं ABC जिनके तहत आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो वो इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, फैक्टर टू कंसिडर डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस इंक्लूड। इन सर्कमस्टांसेस के ऊपर जो है वो हमने डिसाइड करना है whether the interest of any party including third parties whose interest might be affected could be harmed if the client or employer consents to disclose। कहता है आपको इजाजत मिल गई डिस्क्लोजर की, लेकिन उसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, अगर पहुंच रहा है तो नहीं करना चाहिए। whether all the relevant information is known and, और जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये सोचें कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नहीं कि एक फुलझड़ी छोड़ के एक मसला डाल दें। जब तक आपके पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपको ये डिस्क्लोजर नहीं देना चाहिए। ठीक है, कहता है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन टू डिस्क्लोज क्या है जी, अनसब्सटेंशिएटेड फैक्ट्स, यानी आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स ना हो। ठीक है, नंबर 2 इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, अनसब्सटेंशिएटेड कंक्लूजन हो, कि या तो आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी ना हो या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, और अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है कि हकायक से हट के आपके पास इंफॉर्मेशन हो। इनकम्प्लीट का मतलब है इंफॉर्मेशन मुकम्मल ही ना हो। अनसब्सटेंशिएटेड सब्सटेंशिएटेड का मतलब है कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन हो जो हकायक से हट के है मुकम्मल लेकिन हकीकत नहीं है वो। ठीक है, तो कहता है कि और या आप उससे अनसब्सटेंशिएटेड कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। द प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू होम इट इज एड्रेस, ये भी कंसिडर करना है जब अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि किस तरह इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, किसको एड्रेस करनी है। और एक और चीज का ख्याल रखना है, वेदर द पार्टीज टू होम द कम्युनिकेशन इज एड्रेस्ड आर अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट, कि ये नहीं कि हर अरे गहरे को इंफॉर्मेशन दे दें, वो प्रॉपर रेसिपिएंट होना चाहिए। ठीक है, आपको आपके ऊपर कोई आपको मार्जिन मिल गया कि आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन वो उसका रेसिपिएंट जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। A chartered accountant shall continue to comply with principle of confidentiality even after the end of the relationship। ये हमने आपको बता दिया, इसको पढ़ लीजिए। प्रोफेशनल बिहेवियर, आखिरी ये एथिक्स है जी, इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल है कोड ऑफ एथिक्स का। A chartered accountant shall comply with principle of professional behavior which requires an accountant to comply with relevant laws and regulation। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लें compliance of laws and regulation, compliance of
लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है जी। A chartered accountant shall not knowingly engage in any business, occupation or activity that impairs or might impair the integrity, objectivity or good reputation of the profession as a result would be uh, in incompatible with fundamental principle, कि जानते बूझते हुए उसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ताकि वो इनकम्पिटेबल ना हो जाए। ठीक है। कंडक्ट दैट माइट discredit the profession includes conduct that is reasonable and informed third party would likely to conclude adversely affect the good reputation of the profession। discredit कौन सी चीज होगी? कहता है जी एक जी शऊर आदमी जो है, जब उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बताई जाए जिसकी बेस के ऊपर प्रोफेशन की रेपुटेशन डैमेज हो रही हो, वो क्या यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ऐसी इंफॉर्मेशन होगी उसको बेसिकली हम कहेंगे कि वो डिस्क्रेडिट कर रही है प्रोफेशन को। आगे चलो ले जी, यहाँ तक रहेंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच एप्लीकेबल टू ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ये पढ़ेंगे। और ये एग्जामिनेबल सप्लीमेंट है ना, ये यहीं से पढ़ना है, किताब से नहीं पढ़ना। किताब में काफ़ी पुराने सिलेबस में उलझा के लिखा हुआ था, तो ये सीधा कर दिया गया है। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर रिक्वेस्ट करनी थी सर, आज ना सिग्नल बहुत वीक आ रहे थे तो वॉइस का बहुत इशू था सर, लेक्चर अपलोड कर देना था आज का। अच्छा ठीक है। ओके सर, थैंक यू। लेक्चर याद कह रहे हैं आप लोग।